कि मैंने ये देखा है कि जब भी हम इस मसले में लॉ को पढ़ते हैं तो लॉ कहता है कि बेशक लोगों ने लाख डेफिनेशन की हो, हम अपनी डेफिनेशन खुद आपको बताएंगे। तो लॉ सबसे पहले डेफिनेशन बताता है, और डेफिनेशन क्या बता रहा है? इनकम टैक्स 2001, टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कहता है बिजनेस में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। कहता है जी एनी ट्रेड एनी ट्रेड क्या होती है जी? ट्रेड होती है, अच्छा ये जो है ना, ये उन्होंने नहीं लिखे, ये मैंने बीच में चार डाला थोड़ा सा ताकि टेस्ट अच्छा हो जाए। ऐसा होता नहीं कोई दाल चावल खाने पड़ गए तो घर वाले साथ थोड़ा सा चार भी डाल देते, बस वही काम किया। अच्छा, तो ट्रेड क्या होती है? द एक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग गुड्स, सर्विसेज बेशक निकाल दें, चीजों को खरीदना और बेचना ट्रेड। तो ट्रेड क्या है? ट्रेड बिजनेस है। कॉमर्स भी बिजनेस है, लेकिन कॉमर्स का मतलब क्या है? कहता है कॉमर्स का मतलब है कॉमर्स इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज स्पेशली ऑन द लार्ज स्केल बाय डीलिंग विद पीपल एंड मार्केटिंग स्किल्स। यानी ट्रेड का मतलब वो जो देसी तिजारत होती थी, हमारे दादा अब्बू करते थे, हमारे परदादा अब्बू करते थे, वो क्या करते थे कि जी मैं फैसला से या बॉम्बे से लाता हूं मेटल की प्लेटें और लाके लाहौर में बेच देता हूं, ये ट्रेड है। लेकिन कॉमर्स क्या है? कॉमर्स वो चीज है जिसके अंदर थोड़ी मार्केटिंग स्किल भी है और जिसके अंदर पीपल डीलिंग भी काफी ज्यादा है। जैसे आज के दौर में सॉफ्टवेयर बेचना, आज के दौर में कार बेचना सिर्फ ट्रेड नहीं है, ये कॉमर्स भी है, क्योंकि इसके अंदर लोगों को समझाना पड़ता है कि आप हाइब्रिड गाड़ी खरीदो, टेस्ला की इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदो, एक दफा पैसे लगेंगे, फिर क्या होगा? रात को चार्ज पे लगाई, उस वक्त पेट्रोल पंप की लाइन पे भी नहीं लगना, 2 दिन हो गए लाइन। तो बात ये होगी, सीधी सी बात है कि तिजारत तो फिर ये हुई ना, चीज खरीदी और बेची, और कॉमर्स वो होगी जिसके अंदर अकल भी शामिल है, ब्रांडिंग भी शामिल है, और जिसके अंदर आपकी जो मार्केट प्रिविलेज और इमेज भी शामिल है। ट्रेड में वो चीजें शामिल नहीं होती। ट्रेड का ये होता है मेरे से ना आप कॉपर के पीस ले लो, इंजन के पॉटन ले लो, अच्छा मेटल ले लो, उसके अंदर ब्रांडिंग का इतना फोकस नहीं होता। लेकिन कॉमर्स के अंदर ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन ये दोनों बिजनेस में आते हैं। तीसरी चीज है बच्चों क्या? मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है? मटेरियल लाना और उससे चीज बनाना, जैसे लोहे से गाड़ी बनाना, रबड़ से टायर बनाना। अच्छा बच्चों, प्रोफेशन एंड वोकेशन दोनों चीजें आती हैं। प्रोफेशन होते हैं जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर क्लिनिक चलाता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या चलाता है? ऑडिट फर्म चलाता है। और इंजीनियर सिविल या मैकेनिकल एडवाइजरी फर्म खोलता है। तो ये सब, लॉ कंसल्टेंसी खोलता है, तो ये चेंबर खोलता है, ये सब प्रोफेशन, ये भी बिजनेस है, ये भी बिजनेस है। लेकिन वोकेशन क्या होता है? टीचिंग वोकेशन है, बैंकिंग वोकेशन है। तो लिहाजा इस तरह की जो सिचुएशन है, प्रोग्रामर है, प्लानर है, कंसल्टेंट है, वोकेशनल जो लोग हैं, इनको भी हम जो है बिजनेस के जिम्मे में लाते हैं। ठीक है, याद रखें प्रोफेशन वो होता है जिसकी एक बॉडी होती है, जैसे आई कैप, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल। तो जिनकी बॉडी है वो प्रोफेशन है, जिनकी बॉडी नहीं वो क्या है? वो वोकेशन है। जैसे कंसल्टेंसी एक पीएचडी भी दे सकता है, लेकिन उनकी बॉडी कोई नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन वो बिजनेस है। अच्छा जी, कभी कभी एडवेंचर भी तो हो जाता है ना, क्या ख्याल है? जैसे दौशाही साहब बहुत सारे पैसे हैं, अब तो बहुत सारा है। अच्छा, उनका दिल चाहता है चलो यार टेस्ला की 2 गाड़ियां मुझको आगे भेज देता हूं, तो इसको क्या कहेंगे? इसको भी आप बिजनेस के हेड में डालेंगे। यानी एडवेंचर करना, कभी कभार कारोबार करना भी बिजनेस है। मेरा दिल चाहता है चलो यार कोई 20-25 हजार का कॉपर खरीद के बेच देता हूं, अरे मैं ऐसे ही कर सकता हूं, तो क्या इसको आप क्या कहेंगे? ये भी बिजनेस है। तो ट्रेड भी बिजनेस है, कॉमर्स भी बिजनेस है, मैन्युफैक्चरिंग भी बिजनेस है, प्रोफेशन भी, वोकेशन भी, और कभी कभी किया गया एडवेंचर भी। तो बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं हो गई? अच्छा, लेकिन बात ही है। अच्छा, अब बच्चों बात आ गई कि द फॉलोइंग आउट इनकम्स, द फॉलोइंग इनकम्स, ये निकाल देता हूं अभी वक्ती तौर पे। फॉलोइंग इनकम्स shall be chargeable under the head of income the profit gain of any business carried on by a person at any time in an year.
वो मुनाफा या वो गेन जो कि एक बिजनेस ने कैरीड आउट किया या एक बंदे ने कैरीड आउट किया पूरे साल में किसी भी वक्त कमा लिया। अच्छा, अब उसमें दो चीजें नहीं आएंगी, दो चीजें नहीं आएंगी। देखिए, प्रॉफिट निकलता है हमेशा जब आप कंसीडरेशन से कॉस्ट को माइनस करते हैं, यानी ए माइनस बी, ये प्रॉफिट। लेकिन अगर कोई चीज आपके पास पड़ी हुई थी, उसकी वैल्यू बढ़ गई, ये प्रॉफिट नहीं, इसको आपको एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। जैसे मिसाल के तौर पे ओनली रियल प्रॉफिट आर टैक्सेबल। टैक्सेबल क्या है? रियल प्रॉफिट। कोई एसेट जिसकी वैल्यू बढ़ गई मार्केट में, जैसे करेंसी रखी थी किसी कंपनी के पास, वो करेंसी की वैल्यू बढ़ गई, उस पर कोई टैक्स नहीं है। डॉलर पड़ा था, लिया था 150 का, हो गया कितने का? 203 का हो गया, इस पर कोई टैक्स नहीं है। अच्छा, एनी एसेट फेस सम प्रॉब्लम लाइक उसकी वैल्यू डिक्लाइन हो गई, ये कॉस्ट में नहीं जा सकती, ये डिडक्टेबल नहीं है। इसका मतलब आप रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करेंगे, लेकिन अगर किसी मशीन की कीमत गिर गई तो वो कॉस्ट नहीं होगी, और अगर किसी डॉलर की कीमत बढ़ गई तो वो प्रॉफिट नहीं होगा। वैल्यू बढ़ना प्रॉफिट नहीं और वैल्यू बढ़ना कम होना कॉस्ट नहीं है। ये दोनों ही इम्पेयरमेंट लॉस, क्या जी? इम्पेयरमेंट लॉस एंड रीवैल्यूएशन दोनों ही मुनाफे का हिस्सा नहीं होते। ना ये मुनाफे का हिस्सा होता है, ना वो लॉस का हिस्सा होता है। हम सिर्फ रियल बिजनेस को काउंट करेंगे। ये चीज लकड़ी खरीदी, फर्नीचर बनाया, इतने का बना, इतने का बेचा, ये हमारा मुनाफा। लेकिन पड़ा पड़ा लोहा महंगा हो गया, लकड़ी महंगी हो गई, वो मुनाफे में वैसे काउंट हो सकता है, क्या हो सकता है? वैसे काउंट हो सकता है कि कॉस्ट कम हो गई क्योंकि वो सस्ती ली हुई थी आपने, ठीक है। लेकिन आप कीमत बढ़ने या घटने पे स्टॉक पे कोई पैसा नहीं देंगे। ठीक होगी बात। हम ये कह रहे थे कि इनकम ऑफ एनी ट्रेड आर प्रोफेशन एसोसिएशन फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। कोई भी चीजें आपने बेची, मैन्युफैक्चरिंग करके, खरीद के, रेंडर्ड की गई सर्विसेज, वो शामिल होंगे इसके अंदर। तो आपने कोई ट्रेड की, कोई प्रोफेशनल वर्क किया जहां से आपने पैसा कमाया, ये बिजनेस का क्या होगा? हिस्सा होगा। एक्सप्लेनेशन इट इज फर्दर क्लैरिफाई करेंगे कहां पे? कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज वगैरह जो होती हैं, या इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है जैसे न्यू प्लाट्स वगैरह, ये एक अलग चीज है, इनको यहां हम काउंट नहीं करते। कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जो आपके ही पैसों से बनी है, आपकी ही चीजों से आपको फायदा दे रही है, वो अलग चीज। लेकिन हम बात करेंगे रियल बिजनेस की। कुछ खरीद के बेचा, या किसी प्रोफेशन एसोसिएशन ने कोई किताबें बेची, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बुक बेची आईकैप ने, ये कारोबार है, ये कारोबार है, बिजनेस में काउंट होगा। या उन्होंने कोई सेमिनार किया जिसके अंदर उन्होंने नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिखाया, और वो सेमिनार बेचा 2500 का, कास्ट है 1000, ये भी क्या है? बिजनेस है। तो बिजनेस इन अ सेंस क्या है? कोई चीज बेची, या किसी प्रोफेशनल बॉडी है जो आईकैप वाले आपको किताबें देते हैं, ये बिजनेस है। और आईकैप वाले जो सेमिनार करते हैं, ये बिजनेस में काउंट होता है। क्लियर जी? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अगर कोई कार रेंटल की गई, रेंडर की गई, यानी एनी इनकम फ्रॉम द टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल रेंट अ कार, आपने एक कार को रेंट पे लिया, ये भी क्या है? दिस इज आल्सो अ बिजनेस। बट आपकी ये सारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में क्यों नहीं डाला? सवाल ये है, अगर आपने एक मकान बनाया किराए पे दे, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, लेकिन आपकी 10 गाड़ियां हैं और आपका कारोबार ही है, तो फिर तो ये बिजनेस है, फिर तो ये बिजनेस है। तो नोट रेंट ऑफ इमूवेबल फॉल किसमें करेगा? मकान इमूवेबल होता है ना भाई, जहां रखते हो वहीं रहता है ना। कभी सुना है कि मकान शाहदरा में रखा था, रात पहुंचे तो मॉडल टूम चला गया होगा? ऐसा तो नहीं, वही इमूवेबल होता है। तो इमूवेबल किसमें डालेंगे? और चलने वाली गाड़ी किसमें डालेंगे? और वैसे भी देखें तो ये कारोबार है और वो बिजनेस है, बकायदा गाड़ियां खरीदना चलाना, वो ठीक है, वो आपका अर्निंग सोर्स जरूर है, लेकिन वो चीज एक जगह फिक्सचर पे लगी है। लिहाजा ये क्या है?
ये रेंट है, ये सॉरी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, और ये आपका बिजनेस है। क्लियर जी? आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल जरा ज्यादा डिटेल के साथ इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको आज क्या समझ है इसके अंदर? आज आप